जरा सोचिए, क्या संविधान में किया गया सिर्फ एक बदलाव पूरे देश की शक्ल बदल सकता है? सुनने भी शायद अजीब लगे, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। एक ऐसा संशोधन जिसे आज भी देश का दूसरा संविधान तक कहा जाता है। जी हां, ये कहानी है 42वें संशोधन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस एक संशोधन में कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा इतना बड़ा नाम मिल गया। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं इस पूरे मामले को। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें 1976 के उस दौर में वापस जाना होगा। ये भारत के लिए कोई आम समय नहीं था। पूरे देश पर इमरजेंसी यानी आपातकाल का साया का। तो बात है साल 1976 की। देश में आपातकाल लगा हुआ था और उसी वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ये संशोधन लेकर आई। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये तो एक तरह से संविधान को नए सिरे से लिखने की एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी। इस संशोधन ने सबसे पहले देश की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना पर ही असर डाला। इसने न केवल भारत की पहचान को बदला, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों को भी संविधान में जगह दी गई। सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम बदलाव तो संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया। इसमें 3 नए और बहुत शक्तिशाली शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों ने रातों रात भारत की वैचारिक पहचान को एक नई दिशा दे दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। संविधान में एक बिल्कुल नया चैप्टर ही जोड़ दिया गया: नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। ये पहली बार था जब अधिकारों के साथ साथ 10 कर्तव्यों की एक पूरी लिस्ट संविधान का हिस्सा बन रही थी। इसके पीछे मकसद ये संदेश देना था कि नागरिकता का मतलब सिर्फ अधिकार मांगना नहीं है, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां निभाना भी है। अब आते हैं संशोधन के असली मकसद पर, जो था सत्ता के संतुलन को बदलना। ये सीधे सीधे संसद और अदालतों के बीच की एक जंग थी, ये तय करने के लिए कि देश में सबसे ऊपर कौन है। तो फिर सत्ता का पल्ला किसकी तरफ झुका और ये किया कैसे गया? इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। इस बदलाव ने सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया। संसद ने खुद को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लिया कि अदालतों की जो जुडिशियल रिव्यू की ताकत होती है ना, उसे लगभग छीन ही लिया गया। मतलब अब सरकार के बनाए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देना बेहद मुश्किल हो गया था। अगर सीधे सीधे कहें तो संसद ने एक तरह से खुद को ही सुप्रीम घोषित कर दिया था। लेकिन कहानी सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं थी। इस संशोधन ने तो सरकार के हर हिस्से, राष्ट्रपति से लेकर राज्यों तक की पावर इक्वेशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक और बड़ा ही विवादास्पद कदम उठाया गया। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर सीधा 6 साल कर दिया गया। हालांकि ये बदलाव ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और 2 साल बाद ही इसे 44वें संशोधन के जरिए वापस पलट दिया गया। यहां तक कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी लगाम लगा दी गई। अब उनके लिए सरकार यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य हो गया था। इससे हुआ ये कि राष्ट्रपति की अपनी सूझबूझ से फैसला लेने की शक्ति लगभग खत्म ही हो गई। राज्यों की शक्तियों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। शिक्षा, वन और न्याय जैसे 5 बेहद जरूरी विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब इन मामलों पर केंद्र सरकार का दखल और कंट्रोल दोनों ही बढ़ गया था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही यहां भी आया। संविधान में किए गए इन इतने बड़े बदलावों का भी एक दिन हिसाब होना ही था। इमरजेंसी खत्म हुई, सरकार बदली और फिर 1978 में नई जनता पार्टी सरकार 44वां संशोधन लेकर आई। इसका एक बहुत बड़ा मकसद 42वें संशोधन के जरिए किए गए कई विवादास्पद बदलावों को उलटना था और शक्ति के संतुलन को फिर से पहले जैसा करना था। तो सवाल यह है कि 42वें संशोधन का आज क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला और साथ ही कितना नाजुक भी हो सकता है। और ये अपने पीछे एक स्थायी सवाल छोड़ जाता है, किसी भी लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? चुने हुए प्रतिनिधियों के या फिर संविधान की रक्षा करने वाली अदालतों के? ये बहस उस दिन की तरह आज भी उतनी ही जरूरी है।